गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, हमारा पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर 4 है वो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है जेंडर्स, रिलीजन्स एंड द कास्ट, है ना। लास्ट चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि जो सोशल डाइवर्सिटी है उसके अंदर डेमोक्रेसी के लिए कोई भी खतरा नहीं होता। जो सोशल डाइवर्सिटीज़ है वो लोकतंत्र डेमोक्रेसी के लिए कोई भी खतरा उत्पन्न नहीं करता है। जो पॉलिटिकल है उसमें सोशल जो असमानताएं हैं उसकी अभिव्यक्ति कोई असंभव बात नहीं है, है ना। कई बार तो ये जो अभिव्यक्ति होती है डेमोक्रेसी के लिए बहुत लाभ भी देती है, लाभकारी भी होती है। इस चैप्टर में हम इस विचार को भारत के डेमोक्रेसी के कामकाज के संदर्भ में देखने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ सामाजिक विभाजन और भेदभाव वाली तीन जो सोशल डिवीज़न है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, वी लुक एट 3 काइंड्स ऑफ सोशल डिफरेंस दैट कैन टेक द फॉर्म ऑफ सोशल डिवीज़न एंड इनइक्वलिटी. These are social difference based on gender, religions and caste. In each case, we look at the nature of this division in India and how it's get expressed in politicals. We also ask whether different expressions based on this difference are healthy or otherwise in a democracy. है ना। ये जो तीन हमारे सामने जो विषमताएं हैं कौन कौन सी है ना, यहाँ हम सामाजिक जो सोशल विभाजन है, डाइवर्सिटी है और जो भेदभाव है वाली तीन सोशल असमानताओं को देखेंगे। कौन सी ये तीन असमानताएं हैं? पहली जो है जेंडर है ना, ये जेंडर, रिलीजन और कास्ट, ये तीन को हम देखेंगे। ठीक है। ये जो असमानताएं हैं ये कैसी हैं? ये किस सामाजिक या जो राजनीतिक है उसमें अभिव्यक्ति होती, किस प्रकार ये व्यक्त करती है अपने आप को, हम इसको बारी बारी से इस चैप्टर में पढ़ेंगे और हम देखने की कोशिश करेंगे कि जो असमानताएं पर आधारित अलग अलग अभिव्यक्ति डेमोक्रेसी के लिए लाभकारी है या नहीं है ना। चलिए अब लेसन स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक आता है जेंडर एंड पॉलिटिक्स, है ना। लेट अस बिगिन विद द जेंडर डिवीज़न। सबसे पहले हम जेंडर डिवीज़न के बारे में देखते हैं। दिस इज फॉर्म ऑफ द हायरार्किकल सोशल डिवीज़न सीन एवरीवेयर बट इज रेयरली recognized in the study of politicals. The gender division tends to be understood as natural or unchangeable. However, it is not based on biology but on social expectation and the stereotypes, है ना। अब यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि हम अपनी बात को जो है जेंडर डिवीज़न से शुरू करेंगे, है ना। जो सोशल असमानताएं हैं उसका यह रूप एक तरह नज़र आता है, लेकिन पॉलिटिकल के अध्ययन में शायद ही इस बात की पहचान की जाती है। जेंडर जो असमानता है उसको स्वाभाविक या कहें कि प्राकृतिक, है ना, या फिर अपरिवर्तनीय जो होता है, परिवर्तन नहीं होता है, उसमें इसको मान लिया जाता है। लेकिन जेंडर जो असमानताएं होती हैं उसका आधार स्त्री या पुरुष के जो जेंडर बनावट नहीं होती, बल्कि इन दोनों के बारे में जो प्रचलित रूढ़ियाँ होती हैं, छवियाँ होती हैं, है ना, छवि होती है या तयशुदा जो भूमिका जो सामाजिक भूमिकाएं होती हैं। ठीक है। पब्लिक प्राइवेट डिवीज़न क्या होता है? पब्लिक का मतलब होता है सार्वजनिक, है ना।
और प्राइवेट मतलब निजी, है ना, निजी और सार्वजनिक का विभाजन। क्या होता है? बॉयज एंड गर्ल्स आर ब्रॉट अप टू बिलीव दैट द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वुमेन इज हाउस वर्क एंड ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रंस, है ना। ये क्या होता है? लड़के और लड़कियों का पालन पोषण का क्रम यह मान्यता उसके मन में बिठा देता है कि औरतों का मुख्य काम क्या होता है? सिर्फ गृहस्थी चलाना, और गृहस्थी के साथ क्या है? बच्चों का पालन पोषण करना, है ना। तो ये उनके मस्तिष्क में बिठा दिया जाता है, औरतों के मस्तिष्क में बिठा दिया जाता है कि उनको तो सिर्फ गृहस्थी चलानी है और सिर्फ बच्चे ही पालने हैं। दिस इज रिफ्लेक्टेड इन द sexual division of labors in most families. Women do all the work inside the home, such as cooking, cleaning, washing clothes, tailoring, looking after children, etc. The men do all the work outside the home, है ना। ये जो चीज़ें हैं, अधिकतर चीज़ जो है परिवार के जो श्रम के जो जेंडर विभाजन है उससे झलकता है। औरतें घर के अंदर का सारा काम करती हैं। कौन सा काम करती है सारा? जैसे खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना, है ना, बच्चों की देखरेख करना, है ना, टेलरिंग का काम करना, कपड़े सिलना, ये सब काम औरतें करती हैं। जबकि जो मेन होते हैं वो घर के बाहर रहते हैं, ना। घर के बाहर रहते से मतलब है वो बाहर जाकर काम करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो मेन है ये सारे काम नहीं कर सकते। दरअसल क्या होता है? वे सोचते हैं कि ऐसे कामों को करना औरतों का जिम्मा है ना, औरतों पर वो छोड़ देते हैं। पर जब सिलाई कढ़ाई से लेकर इन्हीं सारे कामों के लिए पैसे मिलते हैं तो जो मैन होता है वो भी खुशी खुशी काम घर के बाहर करते हैं। अधिकांश जो टेलर्स हैं या होटल में जो काम करने वाले हैं, है ना, वो कौन होते हैं? पुरुष ही होते हैं, मेंस ही होते हैं। इसी प्रकार औरतें घर से बाहर का काम ना करते हो, ऐसा नहीं है ना। गाँव में स्त्रियां पानी और जो है उसके संबंधित जो चीज़ें हैं वो जुटाने से लेकर खेत में काम में हाथ बटाती है। शहरों में भी हम देखते हैं कि कोई गरीब स्त्री किसी मध्यवर्गीय परिवार में नौकरानी का काम करती है। आपने देखा ही होगा, नौकरानी आते हैं ना, वो उनका स्तर निम्न होता है, वो मध्य वर्ग परिवार में आकर काम करती हैं। और जो मध्य वर्ग स्त्रियां हैं वो काम करने के लिए कहाँ जाती हैं? ऑफिस में जाती हैं। और वास्तव में सच्चाई तो यही है कि जो महिलाएं हैं अपने जो घर के काम है उसके अतिरिक्त अपनी आमदनी बढ़ाने, अपने पैसों को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ काम करती है, लेकिन उसके काम को ज़्यादा मूल्यवान नहीं माना जाता। उन्हें दिन रात काम करके भी उनको श्रेय नहीं मिलता है ना। आपको पता है औरतें घर में भी काम करती है, बाहर भी जाके करती है, लेकिन उसको फिर भी श्रेय नहीं मिलता है। क्या होता है? द रिजल्ट ऑफ दिस डिवीजन ऑफ लेबर इज दैट ऑल थ्रू वुमेन्स constitute half of the humanity. Their roles in public life, especially politicals, in minimal in most political societies. ठीक है। अब क्या होता है? ये जो श्रम होता है, लेबर होता है कि इस विभाजन से ना, कि मतलब उसको उतना काम करने के बाद भी उसको श्रेय नहीं मिलता है। इस विभाजन, इस डिवीज़न का नतीजा, इसका रिजल्ट ये होता है कि औरतों तो घर की चार दीवारी में सिमट कर रह गई हैं, उनको घर में ही रख दिया गया है। और बाहर का जो सार्वजनिक जीवन है वो पुरुषों ने अपना काबू कर लिया उस पर। मनुष्य जो जाति है उसकी आबादी में औरत का हिस्सा आधा है, पर सार्वजनिक जीवन जो होता है उसमें खासकर पॉलिटिकल में उसकी भूमिका बिल्कुल ना के बराबर होती है। यह बात जो है अधिकतर समाजों पर लागू होती है। हम सभी समाज में ये बात को हम देख सकते हैं, ठीक है ना। यह बात अधिकतर समाजों पर लागू होती है। पहले सिर्फ जो पुरुष जो थे वो ही सार्वजनिक मामलों की भागीदारी करके वोट देने या दूसरे पदों के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति थी,
सिर्फ ये लोग कौन करते थे, सिर्फ पुरुष लोग ही करते थे ना, वुमेन्स नहीं करती थी, सिर्फ मैन ही करते थे। धीरे धीरे पॉलिटिकल में जो जेंडर जो है मुद्दे उठे, दुनिया में अलग अलग हिस्सों में औरतों ने अपने ऑर्गेनाइजेशन बनाए और बराबरी से अधिकार हासिल करने के लिए मूवमेंट्स भी किए, आंदोलन भी किए। विभिन्न देशों में महिलाओं को वोट का अधिकार प्रदान करने के लिए आंदोलन भी हुए। पहले लोगों को, जो लेडीज थी, उनको वोट देने की अथॉरिटी नहीं थी, लेकिन बाद में ये अधिकार भी उन्हें मिल गया। ये जो मूवमेंट्स थे उसमें महिलाओं के जो पॉलिटिकल्स और जो दर्जा था वो ऊंचा उठने लग गया, है ना। वो पॉलिटिकल्स में उन्हें तरक्की करी, उनका औहदा उठने लगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, ये यहाँ पर क्या क्या औरतें हैं यहाँ पे कर रही हैं। टू द टीवी सर्वाइकल मेक्स द आइडल वीवर्स, है ना। ये तो लेडीज जो है, महिला जो है, वो ऊंचे उठने लगी। उसके बाद क्या है कि उनके पास शिक्षा जो था, एजुकेशन जो थी, और जो रोजगार थे, उसके अवसर बढ़ाने की मांग उन्होंने करी। मांग की गई और बदलाव भी आया। मांग करने वाली महिलाएं आंदोलन में औरतों के जो व्यक्तिगत और जो पारिवारिक जीवन है उसमें बराबरी की मांग उन्होंने उठाई, और इस मूवमेंट को नारीवादी इसको हम बोलते हैं, ये फेमिनिस्ट मूवमेंट्स के नाम से जाना जाता है। अब जो जेंडर डिवीज़न है उसकी राजनीतिक अभिव्यक्ति और इस सवाल पर राजनीतिक जो है बोलबंदी ने सार्वजनिक जीवन में और जो औरत है उसकी भूमिका को बढ़ाने में मदद की, है ना। पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द जेंडर डिवीजन एंड द सोशल ये मोबिलाइजेशन ऑन दिस क्वेश्चंस हैड टू इम्प्रूव वुमेन्स रोल इन द पब्लिक लाइफ। वी नाउ फाइंड वुमेन्स वर्किंग एज द साइंटिस्ट। अब हम देखते हैं कि महिलाएं, औरतें जो हैं वो इंजीनियर भी है, डॉक्टर भी है, साइंटिस्ट भी है, लॉयर भी है और मैनेजर भी है। कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज टीचर्स भी हैं। वो विश्वविद्यालय में शिक्षक जैसे पेशों में बहुत सी औरतें पाई जाती हैं, जबकि पहले इन कामों में महिलाओं जो औरतें थी उनको इस काम के लायक नहीं समझा जाता था। दुनिया के कुछ हिस्सों में जैसे स्वीडन, है ना, जैसे जो स्विट्ज़रलैंड है, यहाँ पे देखिए, जैसे स्वीडन, है ना, नॉर्वे, है ना, फाइनलैंड, इन जगह पे जो है जैसे देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊंचा है। यहाँ पे लेडीज़ को बहुत ज़्यादा पब्लिक लाइफ में बहुत ज़्यादा हाई हैं वो लोग। इन आवर कंट्री वुमेन स्टिल लैग मच बिहाइंड मेंस डिस्प्राइट सम इम्प्रूवमेंट सिंस इंडिपेंडेंस, है ना। और जो जेंडर विभाजन है उसमें राजनीतिक अभिव्यक्ति और इस सवाल जो है जीवन औरतों की भूमिका को बढ़ाने में मदद की है। ये मैंने आपको बताया कि कौन कौन से देश में जो है ये यहाँ पर महिलाओं की भूमिका ज़्यादा है। ठीक है, हमारे देश में आज़ादी, है ना, इन आवर कंट्री, हमारे देश में आज़ादी के बाद से महिलाओं की स्थिति जो है उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। पर वे अभी भी पुरुषों से काफ़ी पीछे हैं। हमारा समाज अभी भी जो है प्रत प्रधान है ना। अभी भी क्या है, ये हमारा समाज जो है ये है पैट्रियार्कल सोसाइटी, ना। अभी भी हमारा पुरुष प्रधान है। औरतों के साथ अभी भी कई तरह से भेदभाव होते हैं। उनमें से कुछ भेदभाव जो है वो नीचे दे रहे हैं। ठीक है, ये आपको देखना है, आपको पढ़ना है कौन कौन से इनका जो है भेदभाव होते हैं। जैसे महिलाओं में साक्षरता की दर जो है अब भी सिर्फ कितने हैं, 54% है ना, 54% ही, जबकि जो मेंस होते हैं उसमें 76% वो है ना। लिटरेसी रेट में साक्षरता, पढ़े लिखे जो लेडीज़ हैं वो कम है और पढ़े लिखे आदमी जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, इसी प्रकार से और भी जो है जो तनख्वाहें हैं वो ज़्यादा होती हैं,
ऊंचे पद पर पहुंचाने वाली महिलाओं की संख्या बहुत ही कम होती है ना। इस टाइप से ये दूसरा बहुत सारी हमारे यहाँ पर भेदभाव रखा गया है। अब नेक्स्ट वाला आता है वुमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव। महिलाएं का जो है वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से वो पॉलिटिकल्स में रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। एट दिस ऑल दिस इज वेल नोन ना, जैसे कि हमसे कोई बात छुपी भी नहीं है कि औरतों की भलाई या उनके साथ समान व्यवहार वाले मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। इसी के चलते विभिन्न जो नारीवाद समूह है और महिला आंदोलन इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जब तक औरतों की सत्ता पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक इस समस्या को निपटा भी नहीं पाएंगे। इस गोल को हासिल करने के लिए एक तरीका यह है कि जनता द्वारा, जो पब्लिक है उसके द्वारा चुने हुए जो रिप्रेजेंटेटिव है उनमें महिलाओं की जो हिस्सेदारी है वो बढ़ाई जाए, ठीक है। क्या बढ़ाई जाए? उनकी रिप्रेजेंटेटिव को बढ़ाया जाए। ऑन वे टू इंश्योर दिस इज टू हैव मोर वुमेन्स एज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो प्रतिनिधित्व है उनमें महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाई जानी चाहिए, ठीक है। भारत में जो प्रिपोजिशंस ऑफ वुमेन्स इन द लेजिस्लेचर हैज़ बीन वेरी लो। हमारी भारत की जो विधायिका है उसमें है ना, लेजिस्लेटिव जो है उसमें महिलाओं का अनुपात रेशियो जो है बहुत ही कम है। जैसे लोकसभा में महिला सांसद की संख्या पहली बार 2014 में ही 12% है तक पहुंच चुकी है। राज्यों में विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व 5% ही है, ठीक है। और इस मामले में भारत का नंबर दुनिया के देशों में काफ़ी नीचे है। भारत में इस मामले में अफ्रीका और जो तालीन अमेरिका में कई विकासशील देश भी पीछे रह गए हैं, है ना, वो भी बहुत पीछे रह गए हैं। तो इस प्रकार से हमारी समस्या को झेलने का एक तरीका तो क्या है, जो हमारा इलेक्टेड जो संस्थाएं हैं उसमें महिलाओं के लिए कानूनी रूप से एक उचित हिस्सा तय कर देना चाहिए, है कर देना चाहिए। इससे भी हम समानता ला सकते हैं। फिर भारत में जो पंचायती राज के अंतर्गत कुछ ऐसी ही व्यवस्थाएं की गई हैं। स्थानीय जो सरकारें हैं, है ना, गवर्नमेंट्स है, यानी जो पंचायत और नगर पालिकाएं में 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। आज भारत में ग्रामीण जो गांव के लोग हैं वो और जो शहरी स्थानीय उसमें जो इलेक्टेड महिला है उसकी संख्या कितनी कर दी गई है? 10 लाख से ज़्यादा है। कितनी है वो? 10 लाख इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेड इन द रूरल एंड द अर्बन लोकल बॉडीज, ठीक है। अब वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन एंड द एक्टिविटीज हैज़ बीन डिमांडिंग अ सिमिलर reservation of at least 1/3 of the seats on the Lok Sabha and the states assemblies for women। अब क्या है, भारत संगठन जो महिला संगठन है ना, जो महिलाओं का ऑर्गेनाइजेशन है और जो कार्यकर्ता है उनकी मांग है कि लोकसभा और जो राज्य विधानसभा है उनकी उसमें 1/3 सीट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित कर देनी चाहिए। जो पार्लियामेंट है में इस आशय का एक विधेयक पेश भी किया गया है, पर 10 वर्षों से ज़्यादा अवधि से वो क्या पड़ा है, लटका पड़ा है, पेंडिंग में पड़ा है। सभी जो पॉलिटिकल पार्टी हैं इस विधेयक को लेकर एक मत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है रीजंस, कम्युनिकेशन एंड द पॉलिटिक्स। रीजन मतलब क्या होता है? रीजन, रिलीजन्स मतलब धर्म, और कम्युनिशन मतलब सांप्रदायिकता, और पॉलिटिक्स मतलब राजनीति, है ना। अब यहाँ पर क्या है, यह एकदम अलग किस्म का जो है क्या है, सामाजिक सोशल डिवीजन है। ये बिल्कुल ही अलग टाइप का है। लेट अस नाउ टर्न टू अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ
काइंड ऑफ सोशल डिवीजन, द डिवीजन बेस्ड ऑन द रिलीजियस डिफरेंस। ये किस पे बेस है? ये धार्मिक जो रिलीजन है उनके अंतरों पर आधारित विभाजन है। ये विभाजन जो है वो जेंडर विभाजन जैसा, ये है जेंडर जैसा। ये कैसा है? दिस डिवीजन इज नॉट अ यूनिवर्सल एज जेंडर बट रिलीजन डाइवर्सिटी इज फेयरली वाइड स्प्रेड इन द वर्ल्ड टुडे। Many countries, include India, have in their population followers of different religions. ठीक है, ये विभाजन जो है जेंडर विभाजन जैसा सार्वभौमिक तो नहीं है, पर विश्व में जो वर्ल्ड है उसके अंदर जो धर्म है उसकी विभिन्नता आज बड़े पैमाने पर व्याप्त है। भारत समेत अनेक देश में अलग अलग धर्मों को माने जाने वाले लोग रहते हैं, पर जैसा कि हम जो है नॉर्थ आयरलैंड के मामले में देखा, अगर लोग एक धर्म को माने लेकिन उनकी पूजा पद्धति और जो मान्यताएं हैं वो अलग अलग हो, तब भी गंभीर मतभेद पैदा हो सकते हैं, है ना। मतलब सब धर्म तो एक मानते हैं लेकिन पूजा की जो विधि है वो अलग होती है, तो भी हमारे सामने एक समस्या पैदा हो सकती है। जो जेंडर डिवीजन है उसके विपरीत जो धार्मिक विभाजन है, रिलीजन डिवीजन है, अक्सर राजनीतिक के मैदान में अभिव्यक्त होता है ना। नीचे हमें कुछ बातों को देखना है ना। कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, उनमें जैसे पहला दे रखा है कि गांधी जी कहा करते थे कि धर्म को जो हमारा रिलीजन है ना, गांधी यूज्ड टू से दैट द रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, है ना। क्या कहते थे कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जाता है। कौन कहता था ये? गांधी जी कहते थे। धर्म से उनका मतलब हिंदू या मुसलमान जैसे धर्म से ना लेकर जो मोरल वैल्यूज थे उनसे था, जो सभी धर्मों से जुड़े हैं। उनका मानना था कि जो पॉलिटिक्स है वो रिलीजन द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार एक और आता है, वुमेन्स हैज आर्ग्यूड द फैमिली लॉज ऑफ ऑल द रिलीजन्स डिस्क्रिमिनेशन। महिला आंदोलन जो है, वुमेन मूवमेंट है, महिला आंदोलन का कहना है कि सभी धर्मों में वर्णित पारिवारिक कानून महिलाओं से मतभेद करते हैं। इस आंदोलन की मांग है कि सरकार को इस कानून को समता मूलक बनाने के लिए उसमें बदलाव, समान लाने के लिए उसमें बदलाव करना चाहिए। ये सभी जो मामले हैं धर्म और पॉलिटिकल से जुड़े हुए हैं, पर ये बहुत गलत और खतरनाक भी नहीं लगते। अलग जो विभिन्न रिलीजन से निकले विचार, जो आदर्श है और मूल्य राजनीति की एक भूमिका निभा सकते हैं। लोगों को एक धार्मिक समुदाय के तौर पर अपनी जरूरतों, उनके हित, है ना, उनकी इच्छाओं, उनकी मांगों को जो पॉलिटिक्स में उठाने का अधिकार होना चाहिए। ये लोग जो है पॉलिटिकल में हो, उन्हें धर्म के कामकाज पर नज़र रखनी चाहिए, और अगर वह किसी के साथ भेदभाव करता है या किसी का दमन करने में सहयोग की भूमिका निभाता है तो उसे रोकना चाहिए। अगर जो शासन है सभी रिलीजन्स के साथ समान बर्ताव करता है तो उसके ऐसे काम में कोई भी बुराई नहीं है ना। उसके बाद आता है कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता। ठीक है, अभी क्या है, द प्रॉब्लम बिगन्स व्हेन रिलीजन इज सीन एट द बेसिस ऑफ द नेशन, है ना। अब ये जो समस्या है वो तब शुरू होती है जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। कब आ जाता है? जब रिलीजन इज सीन एज द बेसिस ऑफ नेशन, जब हम राष्ट्र का आधार मान लेते हैं। जो पिछले चैप्टर्स है उसमें हमने जो नॉर्थ आयरलैंड है उसका उदाहरण राष्ट्रवाद की एक ऐसी ही अवधारणा से जुड़े खतरों को दिखाता है ना। प्रॉब्लम तब और मुश्किल हो जाती है जब पॉलिटिकल्स में जो रिलीजन है उसकी अभिव्यक्ति एक ग्रुप
की विशिष्टताओं के दावे और जो है दावे के रूप में लेने लगती है। जो उसके फॉलोअर्स हैं दूसरे जो धर्म है उसके खिलाफ मोर्चा खोलने लगते हैं। ऐसा तब होता है जब एक धर्म के विचार को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाने लगता है ना। कहता है कि हमारा धर्म ज़्यादा ऐसा है, तब जाकर ये प्रॉब्लम आती है। दूसरे को श्रेष्ठ माना जाता है ना। अपने धर्म के विचारों को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ माना जाता है, तब ये समस्या आती है। कोई एक जो धार्मिक समूह है अपनी मांग को दूसरे समूह के विरोध में खड़ा करने लगता है। ऐसी जो प्रोसेस होती है उसमें जब राज्य अपनी सत्ता का इस्तेमाल किसी एक धर्म के पक्ष में करने लगता है तो स्थिति और भी खतरनाक होने लग जाती है। पॉलिटिक्स में रिलीजन को इस तरह जोड़ना ही क्या है, सांप्रदायिकता है, कम्युनलिज्म है। ठीक है, ये इस प्रकार से दिए हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है धर्मनिरपेक्ष जो है सेकुलर स्टेट्स, धर्मनिरपेक्ष शासन। Communalism was continues to be one of the major challenge to democracy in our country। ये जो सांप्रदायिकता है हमारे देश के डेमोक्रेसी के लिए एक बड़ी चुनौती है ना। क्या चुनौती है? कम्युनलिज्म, है ना। ये सांप्रदायिकता हमारे सामने एक चुनौती है। हमारे जो पार्लियामेंट है, हमारे संविधान में जो है संविधान निर्माता एक इस चुनौती के प्रति सचेत थे। इसी कारण उन्होंने जो धर्मनिरपेक्ष शासन है, सेकुलर जो स्टेट है, उसका मॉडल चुना और इसी प्रकार पर जो संविधान है उसमें अनेक प्रावधान किए गए। इसके बारे में हम लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं, है ना। देयर इज नो, हमने क्या क्या पढ़े थे, कुछ पॉइंट्स इसमें दे रखे हैं। जैसे भारतीय राज्य में किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में नहीं माना गया है, अंगीकृत नहीं किया गया है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म, पाकिस्तान में इस्लाम और इंग्लैंड में ईसाई धर्म का जो दर्जा रहा है उसके विपरीत भारत का संविधान किसी धर्म का विशेष दर्जा नहीं दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आता है कास्ट इनइक्वलिटी, मतलब हमारे जो पॉलिटिकल में और सामाजिक डिवीज़न की जो दो अभिव्यक्तियां देखी गई है उनमें मोटे और जो नेगेटिव, सकारात्मक पॉजिटिव और लाभदायक है, तो दूसरी नकारात्मक नेगेटिव और नुकसानदेह है। आइए हम इस विभाजन यानी जो जाति है वो, है ना, जाति कास्ट और जो पॉलिटिकल है उसके बारे में हम दोनों पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या आता है जातिगत असमानताएं क्या होती हैं, है ना। लिंग और धर्म पर आधारित विभाजन तो दुनिया भर में है, पर जाति पर आधारित विभाजन सिर्फ भारतीय समाज में ही देखने को मिलता है ना। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, राजनीतिक में विभाजन, कास्ट इन पॉलिटिकल्स, और सांप्रदायिकता जो होती है उसी की तरह जातिवाद में भी सामान्यता पर आधारित है कि जाति ही सामाजिक समुदाय के गठन का एकमात्र आधार है। इस जो चिंतन पद्धति है उसके अनुसार एक जाति के लोग एक स्वाभाविक सामाजिक समुदाय का निर्माण करते हैं और उनके हित एक जैसे होते हैं और दूसरी जाति के लोगों से उनके हितों का कोई मेल नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद जो है पॉलिटिकल इन केस में क्या होता है कि हमने इसी चीज़ पर गौर किया है अभी तक, जो भी हमने गौर किया पढ़ा कि राजनीतिक में जाति की क्या भूमिका होती है। इसका यह मतलब नहीं कि जाति और जो कास्ट होती है और जो पॉलिटिक्स होता है उसके बीच सिर्फ एक तरफा संबंध होता है। राजनीतिक भी जातियों को राजनीतिक के अखाड़े में लाकर जाति व्यवस्था और जो
जो जाति पहचान है उसको प्रभावित करती है ना। इस तरह से क्या होता है, जो राजनीतिक के जातिग्रस्त नहीं होते हैं, सिर्फ राजनीतिक ही जातिग्रस्त नहीं होती जाति भी राजनीतिक ग्रस्त हो जाती है। यह अनेक चीज रूप धारण कर लेती है। क्या कर लेती है, हर जाति खुद को बड़ा मानती है, तो पहले वह अपने समूह को जिन उपजातियों को छोटा या नीचा बताकर अपने से बाहर रखना चाहती थी, वह उन्हें अपने साथ लाने की कोशिश करती है। ठीक है, ये इस टाइप से यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं। उसके बाद एक जाति अपने दम पर जो है सत्ता पर कब्जा नहीं कर सकती, इसीलिए वह ज़्यादा राजनीतिक ताकत पाने के लिए दूसरी जातियों या जो समुदाय है उसको साथ देने की कोशिश करती है। राजनीतिक में नए किस्म की जातिगत गोलाबंदी भी हुई है। ठीक है, जैसे पिछड़ा हुआपन। तो ये सारे पॉइंट्स थे किसके, जाति। इस प्रकार जाति जो राजनीति है में कई तरह की भूमिकाएं निभाई हैं। ठीक है, तो ये था आपका लेसन।